हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पदार्थ विज्ञान शिक्षण विधि के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे थे। आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो उसका सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना। अगला है भौतिकी के सामाजिक उपयोग समझना। वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना। उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें देखो, पहला ऑप्शन है छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर जो छात्र होते हैं उनके लिए क्या होता है? छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना होता है। अगला ऑप्शन है भौतिकी के सामाजिक उपयोग समझना। तो ये भी ऑप्शन सही है। वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपर्युक्त सभी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? शिक्षण उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2। अब निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है, यानी ये कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें कह रहा है निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? जो सब में कॉमन होते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? किसी विशेष टॉपिक के लिए विशेष उद्देश्य होते हैं। जैसे विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना, तो ये कैसा उद्देश्य है? सामान्य उद्देश्य है। परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना, यानी परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना, ये भी सामान्य उद्देश्य है। अब ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, तो ये कैसा उद्देश्य होगा? ये एक विशिष्ट उद्देश्य होगा, यानी ठोस, द्रव और गैस टॉपिक के लिए एक विशेष ऑप्शन है कि ठोस, द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, तो ये कैसा होगा? विशिष्ट उद्देश्य होगा। और अगला ऑप्शन है बालक की तर्क शक्ति का विकास करना। तो ये बालक की तर्क शक्ति का विकास करना, ये कैसा उद्देश्य है? सामान्य उद्देश्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी पूछ रहा है निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है, तो इसमें कौन सा सामान्य उद्देश्य नहीं है? ठोस, द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, ये कैसा उद्देश्य है? विशिष्ट उद्देश्य है। लक्ष्य का क्षेत्र होता है, कैसा होता है? संकुचित, व्यापक, असीमित, विवशी, दोनों। तो इसमें संकुचित ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। फिर अगला क्या है? व्यापक। तो उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। असीमित, यानी कोई सीमा नहीं होती, असीमित होता है कि कब उद्देश्य या लक्ष्य कब पूरा होगा, इसकी कोई सीमा नहीं होती, तो असीमित। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका टिक सही जाएगा? बी व सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है। तो यानी प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है, कैसा होता है? संकुचित, सीमित, ए व बी दोनों, व्यापक। तो यानी प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है, सीमित होता है, दोनों होता है, कौन सा होता है? तो प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित, सीमित, यानी संकुचित होता है और सीमित होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए व बी दोनों, व्यापक नहीं होता है। तो उद्देश्य शब्द मिलकर बना है। उद्देश्य शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? उद्देश्य शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? उत, दिस या सभी से। तो उद्देश्य शब्द किसका शब्द से मिलकर बना होता है? तो उद्देश्य शब्द किस शब्द से मिलकर बना होता है? उत, धन, दिस, धन या बराबर उद्देश्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी से। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है। उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि कितनी होती है? उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है दीर्घकालीन, अल्पकालीन, तत्कालीन, ज्ञात नहीं की जा सकती। तो उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि कैसी होती है? दीर्घकालीन, अल्पकालीन, तत्कालीन। तत्काल यानी तुरंत खत्म हो। तो उद्देश्य या लक्ष्य को हम बनाएंगे तो तुरंत तो खत्म होगा नहीं, तो तत्कालीन ऑप्शन रॉन्ग है।
अल्पकालीन, अल्पकालीन भी नहीं होगा क्योंकि उद्देश्य या लक्ष्य बनाएंगे तो अल्पकाल में नहीं, कुछ उसका समय निर्धारित होगा कि इतने समय बाद ये पूरा होगा, इसके लिए कुछ प्रयत्न किए जाएंगे, तभी तो उद्देश्य बनाएंगे तो उसको पूरा करेंगे। अब ये दीर्घकालीन और ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो यानी दीर्घकालीन भी होते हैं, कई छोटे भी होते हैं, उद्देश्य जैसे होते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दीर्घकालीन। उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि कैसी होगी? दीर्घकालीन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? तो किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? उद्देश्य या लक्ष्य का, उद्देश्य या लक्ष्य का, प्राप्य उद्देश्य का, विशिष्ट उद्देश्य का, उपर्युक्त सभी का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निम्न में किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? तो उद्देश्य या लक्ष्य को मापा या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उद्देश्य या लक्ष्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? विषय वस्तु का चुनाव, अगला ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव, कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपर्युक्त सभी। यानी अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का चुनाव, यानी विषय वस्तु होनी चाहिए जो सही होनी चाहिए। विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव, यानी विशिष्ट उद्देश्य जो हम बना रहे हैं उसके लिए जो उद्देश्य बनाएंगे विशिष्ट उद्देश्य, उनका चुनाव सही ढंग से करना चाहिए। कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना चाहिए। तो सब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? तो लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? दिस, उत, लक्षित, या। तो उद्देश्य शब्द किस शब्द से मिलकर बना होता है? उत, धन, दिस, धनिया, तो यानी उद्देश्य। तो लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना होता है? लक्षित शब्द से मिलकर बना होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? लक्षित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो पहले हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्य हैं। जैसे ठोस, द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, तो ये कैसा उद्देश्य है? विशिष्ट उद्देश्य है, यानी ये एक विशेष टॉपिक के लिए कह रहा है कि ठोस, द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। तो ये सामान्य उद्देश्य नहीं है, कैसा है? विशिष्ट उद्देश्य है। फिर अगला, विद्युत चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना, ये कैसा उद्देश्य है? विशिष्ट उद्देश्य है, यानी विद्युत चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना। तो विद्युत चुंबक या उत्तोलक एक विशिष्ट उद्देश्य की बात कर रहा है। एंड अगला है, विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, तो ये कैसा उद्देश्य होगा? ये सामान्य उद्देश्य होगा, क्योंकि विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना ये सभी के लिए सामान्य उद्देश्य है, सभी टॉपिक के लिए होता है। जैसे धातु गर्म होने पर फैल जाती है, तो ये कैसा उद्देश्य है? ये भी एक विशिष्ट उद्देश्य है, यानी धातु के बारे में एक विशिष्ट उद्देश्य है कि धातु गर्म होने पर फैल जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो इसमें ये तीनों विशिष्ट उद्देश्य है, तो कौन सा नहीं होगा? विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, एक ऐसा उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है, उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है, कौन सा? समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान। तो उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? इसमें समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, ये तीनों क्या होंगे? उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? पूर्ण राष्ट्र की, शिक्षक की, छात्र की, समाज की। तो प्राप्त सही होगा शिक्षक की, सॉरी। तो इसमें प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है? शिक्षक की। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है, क्योंकि अगला क्वेश्चन है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है क्योंकि ये परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है, ये परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है। अगला ऑप्शन है, इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है। श्रव्य,
दृश्य सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त सभी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपर्युक्त सभी, यानी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए सभी की आवश्यकता होती है, जितने ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? तो किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? समाज शास्त्र का, प्राप्य उद्देश्य का, ज्ञानात्मक उद्देश्य का, उद्देश्य एवं लक्ष्य का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? प्राप्य उद्देश्य का। और प्राप्य उद्देश्य की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्राप्ति की? शिक्षक की। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? उपयोगिता पर, योग्यता पर, व्यवस्था पर, व्यवहारिकता पर। तो विज्ञान शिक्षण की बात हो रही, तो कह रहे विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो यानी हमें पहले ये देखना है कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु को ध्यान कर देना चाहिए। तो कौन सा? उपयोगिता, ये ऑप्शन तो सही है। योग्यता, ये भी सही है। व्यवस्था और व्यवहारिकता, तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? व्यवस्था, यानी विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए हमें व्यवस्था की इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसमें व्यवस्था हम नहीं देखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पहला ऑप्शन है, छात्र कार्बन के यौगिकों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र कार्बन के यौगिकों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे। छात्र कार्बन को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र कार्बन के यौगिकों की सूची बना सकेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? छात्र, इसमें कह रहा है बहुत कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में कौन कौन से आएंगे? कार्बन, छात्र कार्बन के यौगिकों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, तो ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छात्र कार्बन की यौगिकों की जांच कर सकेंगे, तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य में आता है क्या? जांच नहीं आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कह रहा है कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक जो टॉपिक है उसमें कह रहा है प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। तो पूछ रहा है ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। तो इसमें अनुप्रयोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे। छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों को प्रदर्शित कर सकेंगे। छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे। छात्र कार्बन के यौगिकों की प्रकृति का पता लगा सकेंगे। तो इसमें कौन सा सही होगा? अनुप्रयोग में क्या क्या होता है? छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे, ये तो सही है। छात्र कार्बन के यौगिकों को प्रकृति का पता लगा सकेंगे, जब हम लोग उसका अनुप्रयोग करेंगे तभी तो उसकी प्रकृति का पता लगा सकेंगे कार्बन की। अगला ऑप्शन है, छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों को प्रदर्शित कर सके, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत होगा? छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे, ये उदाहरण किसमें? अनुप्रयोग में नहीं आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उदाहरण दे सकेंगे। ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। यानी कह रहा है छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे, ये ऑप्शन क्या होगा? सही है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।